चलिए भैया, सभी लाइव आ जाइएगा। सभी के लिए नमस्कार, राम राम। तो आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। ये हमारा दूसरा क्लास है और सभी भैया बहन जी बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। और हम नोट्सों के माध्यम से पढ़ रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास। पहला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, मेवाड़ के इतिहास के बारे में मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और यह आज का हमारा दूसरा पार्ट है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आज के सेशन के अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत आपको राणा मोकल से आगे वाले जितने भी राजा हुए थे, 1421 से लेकर के 1421 तक शासन किसका रहा था? राणा मोकल का रहा था। राणा मोकल की अगर बात की जाए तो किसके पुत्र थे भैया? वो हंसाबाई के पुत्र थे। हंसाबाई के पुत्र थे। और राणा मोकल के संरक्षक कौन थे पूछा जाए तो रावचूड़ा थे। लेकिन रावचूड़ा से विश्वास खत्म हो गया हंसाबाई उनकी माता का, और रावचूड़ा उनके राज्य को छोड़ करके कहाँ चला जाता है? मालवा चला जाता है। उस समय मालवा का शासक कौन था? होशंग शाह मालवा का शासक था। तब हंसाबाई के पुत्र राणा मोकल का संरक्षक कौन बनता है? ये भी आप लोग याद रखें। हंसाबाई का भाई था, हंसाबाई का भाई था जिसका नाम क्या था? रणमल। रणमल अब क्या बनता है? राणा मोकल का संरक्षक बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि राणा मोकल ने एकलिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था। राणा मोकल ने एकलिंग मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया था और समृद्धेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया, जो कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ये मंदिर भी आप लोग याद रखें। पूछ लिया जाए कि समृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है तो आप लोग चित्तौड़ राइट आंसर करके आएंगे। पहले इस मंदिर का नाम क्या था? देखिए, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस मंदिर का पहले नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है। जिसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था भैया भोज परमार ने। किसका? त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भोज परमार ने करवाया था। लेकिन इस मंदिर का नाम बदल करके राणा मोकल ने समृद्धेश्वर मंदिर कर दिया और इसका पुनः निर्माण करवाया था राणा मोकल ने। क्लियर? यहाँ तक कहानी समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी में झीलवाड़ा कहाँ पड़ता है भैया? राजसमंद। झीलवाड़ा राजसमंद नामक स्थान पर उनके चाचा थे। उनके चाचा थे कौन के? राणा मोकल के। उनका नाम था महपा पंवार। महपा पंवार, जिन्होंने मोकल की हत्या कर दी। ठीक है। मेरा महपा पंवार ने राणा मोकल की क्या कर दी भैया? हत्या कर दी। कहाँ पर की गई थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। झीलवाड़ा राजसमंद के अंतर्गत 1433 ईस्वी में। ठीक है ना? चलिए अब हम राणा मोकल के बाद में पढ़ते हैं। उनका पुत्र होता है एक, जिसका नाम था भैया, याद रख लें आप लोग, उनका नाम था राणा कुंभा। बहुत ही अच्छे सम्राट थे, बहुत ही अच्छे सम्राट थे। इनका इतिहास मेवाड़ के अंतर्गत स्वर्णिम काल के रूप में जाना जाता है। इनका जो काल था सबसे ज़्यादा स्वर्णिम काल माना जाता है मेवाड़ के इतिहास में। चलिए, तो राणा कुंभा की अगर हम बात करें तो भैया राणा मोकल के पुत्र थे। और जो राणा मोकल के संरक्षक रहे थे रणमल, हंसाबाई के भाई, हंसाबाई के भाई रणमल, वही राणा कुंभा के संरक्षक बने। ठीक है। तो कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। ठीक है, अपने पिता की हत्या, राणा मोकल की हत्या का बदला लिया था। ये भी आप लोग याद रखें। और आगे कहानी बढ़ती है कि मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बहुत बढ़ गया और उसने सिसोदिया के एक नेता थे, कौन थे? राघव देव, उसकी हत्या करवा दी भैया उन्होंने। इसकी सिसोदिया के नेता राघव देव की हत्या करवा दी। किन्होंने? रणमल ने, हंसाबाई के भाई ने। ठीक है ना? तो
तो ये राघव देव कौन था, आप लोग ये भी याद रखें, ये चूड़ा का भाई था भैया, ये चूड़ा का भाई था राघव देव। हंसाबाई ने मालवा से चूड़ा को क्या किया, अब वापस बुला लिया। मालवा से हंसाबाई ने चूड़ा को वापस बुला लिया पुनः, और भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया। और भारमली की सहायता से रणमल को मार दिया गया, आप लोग ये भी याद रखें। रणमल का बेटा जोधा भाग गया। अब रणमल के बेटा कौन थे, जोधा थे, जो भाग गए थे और बीकानेर के पास में कहूनी गांव है, वहां पर जाकर के उन्होंने शरण ले ली। चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बना लिया। चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया सबसे पहले, जो मारवाड़ की राजधानी बनी, और उस पर अपना अधिकार कर लिया किसने, रापचूड़ा ने। अब बात आती है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है ज़्यादातर, अगर आपसे कुंभा के बारे में पूछा जाए तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भैया आवल बावल की संधि कब हुई। तो 1453 ईस्वी में। किस किस के मध्य में हुई, कुंभावे जोधा के मध्य में, ठीक है। इस संधि के द्वारा मारवाड़ जोधा को वापस दे दिया गया। जब ये संधि हुई थी तो जोधा को मारवाड़ वापस लौटा दिया। सोजत सिटी पाली को मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा बना दिया गया उस समय पर, इस संधि के अंतर्गत। तो जोधा की बेटी थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, और उसकी शादी किससे हो जाती है, कुंभा के बेटे रायमल से हो जाती है। कुंभा के बेटे रायमल से किसकी शादी हो जाती है, जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर से हो जाती है, आप लोग ये भी याद रखें। अब अगला युद्ध आता है हमारा सारंगपुर का युद्ध भैया। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, ये भी याद रखें, कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में हुआ, और ये महमूद खिलजी मालवा के शासक थे। कारण अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कारण सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ, तो देखिए, महमूद खिलजी ने मोकल के हत्यारों को शरण दी थी, इसलिए राणा मोकल के हत्यारों को शरण दी थी महमूद खिलजी ने, जिसमें कुंभा जीत गया, किसमें, सारंगपुर के युद्ध में। और जीत की याद में ही भैया चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवा दिया, किसने, राणा कुंभा ने। तो ये सारंगपुर के युद्ध के फैक्ट हैं, आप लोग याद रख लें। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवा दिया किसने, राणा कुंभा ने। सारंगपुर के युद्ध में जीत हासिल की और महमूद खिलजी को हरा दिया, ठीक है ना। और अगली संधि आती है हमारी चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि के अगर बारे में पूछा जाए तो 1456 ईस्वी के मध्य में हुई, 1456 ईस्वी में हुई। और किस किस के मध्य में हुई, ज़रा ये भी आप लोग याद रख लें, कुतुबुद्दीन शाह जो गुजरात के शासक थे और महमूद खिलजी मालवा के शासक, इन दोनों के मध्य में चंपानेर की संधि हो गई 1456 ईस्वी में। संधि का मुख्य कारण अगर आपसे पूछा जाए तो भैया इन दोनों का उद्देश्य था कुंभा को हराना। कुंभा को हराने के उद्देश्य से चंपानेर की संधि हुई कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में, क्योंकि महमूद खिलजी सारंगपुर के युद्ध में 1437 ईस्वी के अंतर्गत कुंभा से हार गया था। क्लियर, चलिए। उसके बाद में आता है हमारा बदनौर का युद्ध। बदनौर वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा के अंतर्गत, ठीक है। बदनौर का युद्ध कब हुआ, 1457 में। कुंभा ने दोनों को एक साथ हरा दिया, किसको, इस जो चंपानेर की संधि हुई थी कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के शासक महमूद खिलजी, इन दोनों को हरा दिया। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी इसी युद्ध में हराया था। अब बात करते हैं यहाँ से नागौर की। तो नागौर के अंतर्गत की कहानी की अगर हम बात करें तो देखिए, इस राणा कुंभा की एक व्यक्ति ने तो सहायता की और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, युद्ध किया। बड़ी अजीब कहानी है। एक ने सहायता की थी वही नागौर से और दूसरे ने युद्ध लड़ा था। तो सहायता किसने की थी,
सहायता कुंभा ने दी थी शख्स खां को। कुंभा ने इसे सहायता दी थी शख्स खां को और ये महमूद खां कुंभा ने हरा दिया। अब हम बात करें आगे राणा कुंभा के सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो राणा जो कुंभा है वो राजस्थान की स्थापत्य कला के जनक कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला कब विकसित हुई थी? राणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और इस विजय स्तंभ को आप लोग पूरी तरीके से याद कर लें, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए इस विजय स्तंभ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। देखिए, विजय स्तंभ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। ये 5 नाम आप लोग याद रख लें। और भैया जो विजय स्तंभ है ये हमारी 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिल ऊंची है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 122 फीट है और चौड़ाई 130 फीट। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर लो अच्छी तरीके से, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे राजस्थान की कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए ये 9 मंजिल इमारत की लंबाई 122 फीट है और चौड़ाई 30 फुट, लेकिन भैया इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार याद रखें, इसके 4 व्यक्ति वास्तुकार थे, जैता, पूंजा, पोमा और नापा। इन चारों व्यक्तियों के नाम याद रख लें, ये इसके वास्तुकार थे। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि ये जो विजय स्तंभ है ये एक प्रतीक चिन्ह है और कहाँ लगाया गया है? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? हमारा विजय स्तंभ है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। देखिए, वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह था। क्या? ये विजय स्तंभ पहले किसका था? वीर सावरकर के संगठन अभिनव भारत, एक संगठन था उनका, उसका प्रतीक चिन्ह था पहले ये। और जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि राजस्थान की पहली इमारत बनी है अब तक जिस पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान की एकमात्र इमारत है विजय स्तंभ जिस पर डाक टिकट जारी किया है भारत सरकार ने। क्लियर? देखिए, अब हम विजय स्तंभ के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो पूरा विस्तार से पढ़ लीजिए आप लोग। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से की है। ये कुतुब मीनार दिल्ली में है और किसके द्वारा बनवाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। तो भैया कर्नल जेम्स टॉड ने तो विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है, लेकिन एक फर्ग्यूसन थे भैया, और उन फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? एक रोम के टार्जन टावर है उससे की है। तो ये विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये ध्वस्त हो गया था और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने। किसने? स्वरूप सिंह ने इसका पुनः निर्माण करवाया। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है। मैंने आपसे कहा ना पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन अगर आपसे एक भी बाहर आ जाए मेरे इस टॉपिक से, इस नोट से, तो मेरा यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल देखना बंद कर दीजिएगा, ये मेरा आपसे वादा है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है और 3 मंजिल पर अगर बात करें तो तीसरी मंजिल जो इसकी है विजय स्तंभ की, उस पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा है भैया? अल्लाह लिखा है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा है तीसरी मंजिल पर विजय स्तंभ की पर। और एक क्वेश्चन और याद रख लें आप लोग, जो कीर्ति स्तंभ है विजय स्तंभ का ही दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ पर कीर्ति स्तंभ क्या है? एक प्रशस्ति है, एक शिलालेख है भैया। तो इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि और महेश। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि और महेश।
क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जवाब दीजिए। अब हम बात करते हैं राणा कुंभा के किलों के बारे में। तो देख लीजिए, किलों की अगर बात आती है तो भैया बहुत ही ज़्यादा अद्वितीय नाम कमाया था उन्होंने। आज भी विश्व के अंतर्गत राणा कुंभा का नाम स्मरणीय है किलों के बारे में। कभी राजा श्यामल दास, कभी राजा हुए थे श्यामल दास, उनकी एक पुस्तक है। क्वेश्चन में जो भी टिक लगाऊंगा बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। रट लीजिए बिल्कुल, याद रखिए कहानी को पूरी तरीके से। आपको मैं नोट्स, खुद इन नोट्सों को आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आप लोग डेली क्लास लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो किलों की अगर बात आती है तो देखिए, श्यामल दास जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है वीर विनोद। उसके अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 किलों में से कितने किले बनवाए थे भैया? 32 किले बनवाए थे अकेले महाराणा कुंभा ने। और मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं, ये भी याद रखें। और उन 84 किलों में से 32 किलों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया था। बहुत ही ज़्यादा स्मरणीय व्यक्ति थे किलों के बारे में। कौन कौन से किले आते हैं ज़रा उनको हम संक्षिप्त में एक बार पढ़ते हैं। मुख्य मुख्य किलों के बारे में देख लीजिए। मुख्य मुख्य किलों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। वीडियो को बिल्कुल बीच में से मिस्टेक मत कीजिएगा, बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कहानी ही बड़ी अजीब है राजस्थान के इतिहास की मेरे दोस्तों। तो देखिए, पहला किला आता है उनका कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। आपसे पूछा जाए कि भैया इस कुंभलगढ़ के किले का वास्तुकार कौन था, आप लोग करके आएंगे मंडन। कौन था इसका शिल्पकार, वास्तुकार? मंडन था। और इस किले को मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। किसको? कुंभलगढ़ के किले को मारवाड़ और मेवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है जो एग्ज़ाम में आ चुका है एसटीसी की में। तो देखिए, कुंभलगढ़ में एक जो दुर्ग है, कुंभलगढ़ के दुर्ग में एक महल है जिसका नाम है कटारगढ़ दुर्ग। अंदर महल है कटारगढ़, और जो कुंभा का निजी आवास था भैया, कुंभा कहाँ पर रहता था? इस कटारगढ़ महल में रहता था। और इस कटारगढ़ का दूसरा नाम क्या है? मेवाड़ की आँख। ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में कि मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? तो आंसर था हमारा कटारगढ़ दुर्ग। ऑप्शन में आपको कुंभलगढ़ दुर्ग भी दिया गया था, जो कि गलत था। आंसर सही है हमारा कटारगढ़ दुर्ग। क्लियर? चलिए, अब इस दुर्ग के ऊपर एक राज प्रशस्ति लिखी गई थी। एक प्रशस्ति लिखी गई थी, एक शिलालेख गया था, कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख, जिसके लेखक कौन थे? महेश थे, याद रख लें। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, वह कौन सी प्रशस्ति है, वह कौन सा शिलालेख है जिसके अंतर्गत कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार माना जाता है? तो आपका आंसर होगा भैया कुंभलगढ़ प्रशस्ति, याद रखें। दूसरा दुर्ग है हमारा अचलगढ़, जो कहाँ पर है? सिरोही में। तो इसका कुंभा ने कब पुनर्निर्माण करवाया था भैया? इसका पुनर्निर्माण करवाया था और 1452 ईस्वी के अंतर्गत। उसके बाद इन्होंने बासंती दुर्ग बनवाया, मचान दुर्ग बनवाया, और ये दोनों दुर्ग कहाँ पर हैं? सिरोही के अंतर्गत। तो ये जो मचान का दुर्ग है भैया, ये किस लिए बनवाया था? मेरों पर नियंत्रित करने के लिए। और भौमट दुर्ग ये किस लिए बनवाया गया था? भील जनजाति पर नियंत्रण करने के लिए। ये आप लोग याद रख लें इनके फैक्ट। अब देखिए, आगे बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की। चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ में कुंभे स्वामी विष्णु जी के मंदिर बनवाए थे। इन्हीं के नाम पर नाम रख दिया था मंदिरों का, कुंभा के नाम पर ही। तो कुंभे स्वामी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, उन मंदिरों के निर्माण करवाए थे उन्होंने चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ में।
चित्तौड़ में एक श्रृंगार चबरी मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। श्रृंगार चबरी मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, याद रख ले। रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण भी 1439 ईस्वी में किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया। रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? धरणक शाह ने करवाया था। और इस रणकपुर के जैन मंदिर में सबसे प्रमुख मंदिर कौन सा है? चौमुखा मंदिर है भैया। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? चौमुखा मंदिर। अब हम चौमुखा मंदिर की बात करते हैं तो देखिए इसके वास्तुकार कौन थे? देपाक। चौमुखा मंदिर के वास्तुकार थे देपाक और इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति लगी है भैया। इसमें 1444 स्तंभ हैं। रणकपुर के इस चौमुखा मंदिर में कितने स्तंभ हैं? 1444 खंभे। इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहते हैं। रट लीजिए इस क्वेश्चन को। स्तंभों का अजायब घर किस कहा जाता है? तो याद रखें चौमुखा मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर को किसने निर्माण करवाया था? धरणक शाह ने 1439 में करवाया था। इसके वास्तुकार कौन थे? देपाक थे। सब याद रखें। अब हम बात करते हैं जैन कीर्ति स्तंभ की। जैन कीर्ति स्तंभ देखिए 12वीं शताब्दी में जीजा साहेब बघेरवाल एक जैन व्यापारी थे भैया। ये कौन थे? जीजा साहेब बघेरवाल जैन व्यापारी थे। 12वीं शताब्दी के अंतर्गत आए थे और 12वीं शताब्दी में उन्होंने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। चित्तौड़ के किले में ये एक 7 मंजिला इमारत है और इसमें आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है, जो भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसे क्या कहते हैं? आदिनाथ स्मारक कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ को। पूछा जाए किसने बनवाया तो जीजा साहेब बघेरवाल, जो एक जैन व्यापारी थे और 7 मंजिला इमारत है, याद रखें। अब हम कुंभा के साहित्य के बारे में बात करते हैं तो देखिए कुंभा के साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही अजीब बात है। देखिए कुंभा एक अच्छा संगीत शास्त्री था, बहुत अच्छा संगीतज्ञ था और वो क्या बजाता था? वीणा बजाता था। संगीत गुरु कौन थे इसके? सारंग व्यास। किसके? कुंभा के सारंग व्यास संगीत गुरु थे और उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। देखिए सुधा प्रबंध, पहली पुस्तक कौन सी है? सुधा प्रबंध। दूसरी है कामराज रतिसार, जिसके कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। उसके बाद में संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, जिसके 5 भाग हैं। उन 5 भागों को भी आप लोग याद रख लें पूरी तरीके से भैया। उन 5 भागों को याद रख लें। पहला है पाठ्य रत्न कोश। क्वेश्चन को इतनी डीपली पढ़ाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, याद रख लें आप लोग इस वीडियो को। ऐसी ही वीडियो मिलेंगी राजस्थान जीके से संबंधित। धड़ाधड़ से फटाफट से रट लीजिएगा बिल्कुल पूरे नोट्सों को, पूरी वीडियोस को आप लोग क्लियर कर लें। चैप्टर को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब की बार हम एसटीसी को फोड़ के रहेंगे, याद रखें। राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। हम देखते हैं पेपर कैसे बनाता है, आप बीकानेर बोर्ड कैसा पेपर बनाता है। चलिए पहला संगीत राज का भाग है हमारा पाठ्य रत्नकोश, दूसरा भाग है गीत रत्नकोश, तीसरा भाग है नृत्य रत्नकोश, चौथा भाग है वाद्य रत्नकोश और 5वां भाग है हमारा बम रत्न कोश। बम है ये भैया, बम रत्न कोश। ठीक है, चलिए कुछ और पढ़ते हैं राणा कुंभा के बारे में। देखिए जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। किन्होंने? राणा कुंभा ने। जयदेव की एक गीत गोविंद है, उस पर रसिक प्रिया नाम से टीका लिखी। कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्नाकर पर भी टीका लिखी। राणा कुंभा ने सारंग देव की संगीत रत्नाकर भी, उस पर भी क्या लिख दी? टीका लिख दी। कुंभा चंडी शतक पर टीका लिखी। कुंभा ने किस पर लिखी? चंडी शतक पर भी टीका लिखी, जो किसकी थी? बाणभट्ट की। कुंभा मेवाड़ी, कन्नड़, मारवाड़ी इन सभी भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे। 3 भाषाएं जानते थे, मेवाड़ी, कन्नड़ और मारवाड़ी। कुंभा ने 4 नाटकों की भी रचना की थी, बहुत नाटककार भी थे।
कुंभा के दरबारी अगर हम विद्वानों की बात करें तो जरा उनको भी नज़र डाल के देख लीजिएगा, उनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। चलिए पहले आते हैं कान्हे व्यास, जिनकी पुस्तक है एकलिंग महामत्य। और इस पुस्तक के ज्ञात होता है भैया, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है किससे, एकलिंग महात्म्य से, कि कुंभा जो थे वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, साहित्य और राजनीतिक में बड़ा ही निपुण था। ये पुस्तक हमें बताती है किसकी, कान्हा व्यास की। दूसरे दरबारी थे मेहा और उनकी पुस्तक है तीर्थमाला। तीसरे थे मंडन जो एक वास्तुसार थे, देवमूर्ति प्रकरण थे, राजवल्लभ थे, रूप मंडन भी थे। और इस रूप ये क्या है, इनकी पुस्तकें हैं, याद रख ले किसकी, मंडन की। वास्तुसार, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूपमंडन। इस रूपमंडन में मूर्ति कला के बारे में बताया है। और उसके बाद में है कोदंड मंडन और इसमें धनुष निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ये मंडन की आप लोग पांचों ही पुस्तकों को याद रखें। उसके बाद में है नाथा, ये कौन थे, मंडन के भाई थे भैया। ये विद्वान कौन थे, मंडन के भाई थे। और उनकी पुस्तक भी जरा आप लोग याद रखें, कौन सी थी, वास्तु मंजरी। उनकी पुस्तक थी वास्तु मंजरी। उसके बाद में है गोविंद। गोविंद ये कौन थे, मंडन के बेटा थे, मंडन के बेटे थे। और इनकी पुस्तक भी आप लोग याद रखें, द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कलानिधि जो मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देती है। उसके बाद में है सार समुच्चय जो आयुर्वेद के बारे में जानकारी देती है। अगले हैं रमाबाई। उसके बाद में कौन है, रमाबाई विद्वान है जो कुंभा की बेटी थी और अपने पिता की तरह संगीतज्ञ में भी रुचि रखती थी, बहुत ज़्यादा संगीत में रुचि रखती थी। और उसे एक उपाधि दी गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार एग्जाम में कि रमाबाई को किसकी उपाधि दी गई थी, तो भैया याद रखें बागेश्वरी, बागेश्वरी। और इसे जावर क्षेत्र दे दिया गया था। राणा कुंभा ने कौन सा क्षेत्र दिया गया था, जावर, याद रखें, जहाँ पर चांदी की खान है, चांदी की खान है भैया, कहाँ पर, जावर में। और कहाँ पड़ता है ये, उदयपुर जिले के अंतर्गत, ये भी याद रखना। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं। देखिए और अगले कौन थे विद्वान, तिला भट्ट। अगले थे हीरानंद मुनि जो कुंभा के गुरु थे। कवि राजा की उपाधि किसने दी थी उनको, राणा कुंभा ने कवि राजा की उपाधि भी दी थी। उसके बाद थे सोमदेव, सोम सुंदर, जयशेखर और भुवन कीर्ति। ये चार व्यक्ति जैन मुनि थे भैया, ठीक है। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, क्योंकि उसके दरबार में कौन थे, ये चार विद्वान थे। तो उन विद्वानों ने कुछ सिफारिश करके राणा कुंभा से जैनों की जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया था वो हटा दिया। अब आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भैया राणा जो कुंभा थे उनको कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी, तो भैया बहुत उपाधियां थी उनके पास में, 7 उपाधियां थी, देख लीजिए। पहली है हिंदू सुतारण। हिंदू सुतारण क्यों दी गई थी, क्योंकि उन्होंने मुसलमान सेना को हराया, मुसलमान सेना को हराने के कारण हिंदू सुतारण की उपाधि दी गई। उसके बाद अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि संगीत के कारण दी गई थी। राणा रासो की उपाधि उसे साहित्य के कारण दी गई थी। हाल गुरु की उपाधि उसे पहाड़ी किले जीतने वाला व्यक्ति होने के कारण उसे हाल गुरु की उपाधि दी गई थी। अगली उपाधि थी उसकी चाप गुरु, इसका मतलब वो धनुष कला में भी निपुण थे। अगली कला वो दी गई थी उपाधि भरम भागवत की, क्योंकि वो एक गुप्त की तरह भी कार्य करते थे और वो भगवान विष्णु के क्या थे, भक्त थे, इसलिए। और आदि वराह की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक माने जाते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा आदि वराह की उपाधि दी गई थी। कुंभा की हत्या किसने की थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। कुंभा की
हत्या किसने की थी? उदा ने, जो कुंभलगढ़ किले में की थी भैया। इसलिए आपसे पूछा जाए कि मेवाड़ का पितृहंतात्मक किसे कहते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये एसटीसी में बहुत पिछली बार कि मेवाड़ का पितृहंतात्मक किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आपका उदा। देखिए नीचे आ सकता है शायद, चल कोई बात नहीं, नहीं है। अब हम पढ़ेंगे हम आगे रायमल। रायमल के बारे में पढ़ते हैं हम, चलिए। तो रायमल के बारे में कहानी को स्टार्ट करते हैं हम अपनी। इनका शासनकाल रहा था 1473 से लेकर के 1509 तक। उन्होंने एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया, जो अब वर्तमान में है वो एकलिंग का मंदिर रायमल के द्वारा ही बनवाया गया था। रानी श्रृंगार कंवर ने घोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया। घोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया पूछा जाए तो श्रृंगार कंवर ने, जो कौन थी? रायमल की पत्नी थी। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में घोसुंडी शिलालेख के बारे में, तो आप लोग ये कहानी याद रखें। एक संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि भाषा DR भंडारकर ने पदा, तो इसमें बहुत सारी भाषा लिखी हुई है। सेकंड दूसरी शताब्दी में से ईसा पूर्व का अभिलेख है भैया। घोसुंडी शिलालेख किससे है? दूसरी शताब्दी के ईसा पूर्व का अभिलेख है। और राजस्थान में वैष्णव धर्म की जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख। ठीक है, जो वैष्णव धर्म का मतलब होता है भागवत धर्म के बारे में बताता है। और ये घोसुंडी शिलालेख किस में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में। क्लियर? चलिए, उसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज के बारे में कहानी स्टार्ट होती है। ये रायमल का सबसे बड़ा बेटा था। रायमल का सबसे बड़ा बेटा कौन था? पृथ्वीराज। देखिए ये क्वेश्चन बन गया यहाँ से। इस पृथ्वीराज को हम उड़ना राजकुमार भी कहते हैं भैया। इसको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। रट ले माइंड में अपनी में भैया, सब याद कर लो। उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज को। अपनी रानी तारा के नाम पर अजमेर किले का नाम बदल करके उन्होंने क्या कर दिया? तारागढ़ नाम कर दिया। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तारा। किसकी का? पृथ्वीराज की का। इसलिए उन्होंने अजमेर का नाम बदल करके तारागढ़ कर दिया। कुंभलगढ़ के किले में पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी स्थित है। आपसे पूछ लिया जाएगा 12 खम्भों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज की, जो किस में है? कुंभलगढ़ के किले राजसमंद जिले में। अगले आते हैं हमारे जयमल। जयमल आते हैं, देखिएगा जयमल की अगर हम बात करें तो यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। बस कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, इसका तो इतिहास ही छोटा सा है। ये तो सोलंकियों से युद्ध करता करता मर गया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा राणा सांगा, जिसका दूसरा नाम क्या था? संग्राम सिंह। और इनके शासनकाल को आप लोग याद रख लें भैया, 1509 ईस्वी से लेकर के 1528 ईस्वी तक चला था राणा सांगा का शासनकाल। तो ये किसके पुत्र थे? रायमल के पुत्र थे। बहुत ही धुरंधर वीर पुत्र थे, याद रखें आप लोग, रायमल के राणा सांगा। अब हम इसके बारे में कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है, बहुत वीर योद्धा थे ये, कहा नहीं जा सकता इसके बारे में हुकुम्बा की तरह। तो देखिए, अपने दोनों भाइयों के साथ विवाद होने पर श्रीनगर अजमेर के करमचंद पवार के पास में जाकर के राणा सांगा ने बेचारे ने क्या ली? शरण ली थी। रायमल की मृत्यु के बाद में राणा सांगा मेवाड़ का क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। जब अपने पिता की मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ का शासक कौन बनता है? राणा सांगा। अब भैया जब वो शासक बन जाता है तो युद्ध भी करेगा। तो अब राणा सांगा के काफ़ी युद्ध होते हैं। उन युद्धों से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, अब उनको याद रख लें आप लोग। पहला आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक बना और उसके साथ में 2 बार युद्ध हुआ भैया। पहला युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध, जो 1517 ईस्वी में हुआ था।
कोटा में आता है खातौली का युद्ध, कोटा जिले में 1517 ईस्वी में। और दूसरा हुआ था इब्राहिम लोदी से धौलपुर बाड़ी का युद्ध, ठीक है, जो 1518 में हुआ था। और ये खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध, दोनों ही युद्ध राणा सांगा जीत जाता है। किसकी वजह होती है? राणा सांगा की वजह होता है, और इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। उसके बाद में अगला युद्ध आता है भैया महमूद खिलजी द्वितीय का, जो मालवा के शासक थे, और उनके साथ में उन्होंने युद्ध लड़ा था गागरोन का युद्ध, और गागरोन झालावाड़ में आता है। और 1519 ईस्वी में लगातार युद्धों की जिंदगी, लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष युद्ध युद्ध युद्ध। कहानी बड़ी विचित्र है राणा सांगा की, आप पढ़ते रहिएगा, वीडियो पर टिके रहिएगा। महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में युद्ध करता है 1919 के अंतर्गत गागरोन का युद्ध होता है भैया, ठीक है। और इस युद्ध के अंतर्गत भी राणा सांगा की जीत हो जाती है। गागरोन का किला उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास था। गागरोन का जो किला है झालावाड़ में, ठीक है, गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है, और ये जो किला था उस समय चंदेरी के मेदिनी राय के पास में था। देखिए, एक इडर रियासत थी गुजरात के अंतर्गत, इडर रियासत थी गुजरात के नियंत्रण में, तो वहाँ पर भारमल और रायमल, ठीक है, तो भारमल और रायमल इन दोनों ने शासक किया था, थोड़े समय के लिए शासन किया था वहाँ पर। मुजफ्फर साहब गुजरात में आती है, और इन्होंने जो रायमल थे इन्होंने तो अपना शासन अपने बेटे को दे दिया था, जो मेवाड़ के शासक बाद में बने थे, उसकी कहानी पढ़ रहे हैं हम, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए। बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध हुआ था ये राणा सांगा के साथ में, और बाबर का हुआ था भैया। ये बाबर और राणा सांगा लड़ते हैं आपस में 16 फरवरी 1527 ईस्वी में बयाना का युद्ध होता है, जिसमें भी राणा सांगा जीत जाता है। हर एक युद्ध जीतता आ रहा है राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा जीत जाता है। इस समय किले का रक्षक मेहंदी ख्वाजा था, जो कौन था? बाबर का सेनापति। मेहंदी ख्वाजा बाबर का सेनापति था। बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में सेना भेजी थी, ठीक है, बाबर ने मोहम्मद सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में उस समय राणा सांगा से युद्ध करने के लिए सेना भेजी थी, ठीक है। तो ये बयाना का युद्ध आप लोग याद रख लें, क्लियर। आगे अगला युद्ध आता है हमारा खानवा का युद्ध। ये युद्ध सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है राणा सांगा के जीवन काल का। तो ये हुआ था भैया 17 मार्च 1527 ईस्वी में। लेकिन श्यामल दास की एक वीर विनोद पुस्तक है भैया, बामें इस 16 मार्च को खानवा का युद्ध बताया गया है। वीर विनोद पुस्तक में जो श्यामल दास के द्वारा रची गई थी उसमें 16 मार्च बताया गया है, लेकिन पुस्तकें जो हमारी RBSE बोर्ड की पुस्तक है उसमें 17 मार्च 1527 दिया गया। आप लोग यही याद रखें। तो खानवा का युद्ध हुआ था। उस समय बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद का मतलब होता है भैया केवल धर्म युद्ध लड़ा जाएगा, धर्म युद्ध की घोषणा की थी। बाबर ने शराब न पीने की इस युद्ध में कसम खाई थी। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों से तमगा कर हटा दिया था इस युद्ध में। सांगा ने राजस्थान के सभी राजाओं को पत्र लिख करके युद्ध में सहायता के लिए बुलाया था। पाती परवन भेजते थे पहले, सबको पत्र लिखा था, पाती लिखी थी सबके लिए कि भैया राजस्थान के जितने भी राजा हैं मेरे साथ में युद्ध में लड़ें, मेरा साथ दीजिए। तो उसने कौन कौन से राजा बुलाए, सबको निमंत्रण दिया उन्होंने युद्ध के लिए। आमेर के पृथ्वीराज को, मारवाड़ के मालदेव जो गंगा राजा का बेटा था, बीकानेर के कल्याणमल जो राजा जैतसिंह के नाम से जाने जाते हैं, मेड़ता के बीरमदेव, चंदेरी के मेदिनी राय, बागड़ के उदय सिंह और देवलिया के वाद्य सिंह, सलूमबर के रतन सिंह चूंडावत, चित्तौड़ सादड़ी के
झाला आजा मेवात के हसन खां मेवाती। मेवात के कौन थे? हसन खां मेवाती। और इडर के कौन थे? भारमल। ठीक है, इन सबको क्या दे दिया? निमंत्रण दे दिया कि सभी मेरी ओर से युद्ध में लड़ो। किससे? बाबर से, खानवा के युद्ध। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाएगा भैया इब्राहिम लोदी का, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने एग्जाम में बीच बीच में डाल रखे हैं। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई कौन था? महमूद लोदी, ये भी याद रख लें। तो राणा सांगा जब इस खानवा के युद्ध में बाबर से युद्ध करने लगा तो राणा सांगा पूरी तरीके से घायल हो गया और शादड़ी के झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। बाबर युद्ध जीत गया और उसने गांजी की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख ले। भैया गांजी की उपाधि किसे दी गई थी? बाबर को। कब दी गई थी? खानवा के युद्ध जीतने के बाद गांजी की उपाधि। उसके बाद में बसवा। बसवा दौसा के अंतर्गत यहाँ पर राणा सांगा का इलाज किया गया। इरिच पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर राणा सांगा को जहर दे दिया गया। ये जगह भी आप लोग याद रख लें, राणा सांगा से संबंधित है। बसवा में तो जो दौसा जिले में आती है वहाँ पर राणा सांगा का इलाज किया गया। ऐसा माना जाता है राणा सांगा के 80 घाव लगे थे दोस्तों, 80 घाव, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और इरिच में राणा सांगा को जहर दे दिया गया और कालपी मध्य प्रदेश में जब उसे लाया गया तो वहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और एक क्वेश्चन ये बन गया इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको याद रख लें। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में राणा सांगा की छतरी बनवाई गई। राणा सांगा की छतरी आपसे पूछा जाए तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। अब खानवा के युद्ध के कारण क्या थे? खानवा के युद्ध के काफ़ी कारण थे भैया। बाबर ने सांगा पर वचन भंग का आरोप लगाया था, पहला कारण ये था। दूसरा था महत्वाकांक्षाओं का टकराव। तीसरा कारण था राजपूत और अफगान मैत्री किस किस के बीच में हुई थी? हसन खां मेवाती और महमूद लोदी के बीच में। चौथा कारण था कि राणा सांगा ने सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और राणा सांगा की हार के कारण आप लोग ये भी याद रख लें, ये भी आप लोग याद रख लें का क्या क्या कारण थे राणा सांगा की हार के। तो देखिए, राणा सांगा की सेना में एकता नहीं थी भैया, और सेना जो थी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बाबर का तोपखाना बहुत बड़ा तोपखाना था, इसलिए हार गई। बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति। सांगा ने बाबर को बयाना के बाद युद्ध की तैयारी का समय दे दिया। जब बयाना का युद्ध लड़ा था बाबर से तो भैया उसको टाइम मिल गया और अपनी बहुत बड़ी सेना बना ली उसने। अच्छा षड्यंत्र रचने में सफल हुआ बाबर। राणा स्वयं युद्ध के मैदान में उतर गया, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। मुगल सेना घोड़ों का प्रयोग करती थी जबकि राजपूत थे वो हाथियों का प्रयोग करते थे। हाथी हट्टा कट्ठा मोटा होता है तो उसमें फुर्ती नहीं होती, लेकिन घोड़ों में ज़्यादा फुर्ती होती है। ये भी कारण था उनका। ये मुगल सेना के पास में राजपूतों की तुलना में हल्के हथियार थे और राणा सांगा के साथ उनके साथियों ने विश्वासघात किया था तथा बाबर से मिल गए थे, जैसे रायसीन मध्य प्रदेश का कि सलाहदी तंवर था और नागौर के खानजादे मुसलमानों से जाकर के मिल गए थे। खानवा के युद्ध के महत्व क्या थे, उनके क्या परिणाम निकले, आप लोग ये भी बारीकी से पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ाया ना मैंने आपको। अब सभी लोग लाइक कर लो एक बार, सब लोग लाइक कर लो एक बार पूरी तरीके से। जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, सब लाइक करके जाओ। अब जल्दी से कर दो फटाफट। चलिए, खानवा के युद्ध के महत्व की हम बात करते हैं। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद बाबर का भारत पर क्या हो गया? राज आसान हो गया। यह अंतिम युद्ध था जिसमें राजस्थान के राजाओं में एकता देखी गई थी। राणा सांगा अंतिम राजपूत शासक था जिसने दिल्ली को चुनौती देने का प्रयास किया था। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं रहे जिसने हिंदू संस्कृति का नुकसान हुआ हो। राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर हुई थी
इस युद्ध के बाद में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस युद्ध के बाद मुगलों की राजपूतों के प्रति भविष्य की नीति निर्धारित हो गई और अकबर ने युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाई। अब इस राणा सांगा को भैया 2 उपाधियां दी गई थी, आप लोग उनको याद कर लें, एग्जाम में बहुत बार आती हैं भैया। पहली तो थी हिंदू पंथ की उपाधि, दूसरी थी सैनिकों का भग्नावेश की उपाधि। क्यों दी गई थी ये भी याद रख लें, क्योंकि उसके शरीर पर 80 घाव लगे थे, इसलिए उसके शरीर पर 80 घाव लगे थे। बाबरनामा के अनुसार राणा सांगा के अधीन 7 राजा, 9 नवाब और 104 सरदार थे, ये भी आप लोग याद रख लें। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़ने के कारण सांगा ने हरिदास चारण को 12 गांव दे दिए। सांगा के बड़े बेटे भोजराज की शादी मीराबाई के साथ हुई थी। ये फैक्ट है, इससे संबंधित याद रख लें आप लोग। और सांगा के बाद रतन सिंह मेवाड़ का राजा बना और उसकी मृत्यु के बाद विक्रमादित्य वहाँ का क्या बन गया, शासक बन गया दोस्तों, है ना। तो मैं आपको अब तीसरे पार्ट में विक्रमादित्य के बारे में बताऊंगा। आप लोग ज़रूर से ज़रूर तीसरा हमारा वीडियो देखिए। मेवाड़ का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है मित्रों, सभी आप लोग मन से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।